क्वेश्चन है मोनोकोरियोनिक ट्विंस का डेड फीटस सिंड्रोम। तो डेड फीटस सिंड्रोम क्या होता है, एक ट्विन जो है वो डाई कर जाता है कुछ केसेस में जिनका पुअर आउटकम होता है। सो जो सर्वाइविंग ट्विंस है उसको चांस होता है सेरिब्रल पाल्सी, माइक्रोसेफेली और रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस होने का। ये क्यों होता है, क्योंकि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन डेड फीटस से निकलता है वो एनास्टोसिस के थ्रू क्रॉस कर जाता है और लिविंग ट्विन के पास पहुंच जाता है। उसके बाद तीसरा है कॉम्प्लिकेशन है ट्विन रिवर्स आर्टियल ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, एकार्डिक परफ्यूज ट्विंस जिसकी ब्लड सप्लाई है फ्रॉम नॉर्मल कोट्विन विद लार्ज आर्ट्रियल एनास्टोसिस, मीन्स एक के पास कार्डिक सिस्टम खुद का नहीं होता तो वो क्या करता है दूसरे ट्विन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेता है। देन कंजॉइंट ट्विंस ये बता चुकी हूँ मैं, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ट्विन जॉइंट है उस पर इनका सर्वाइवल डिपेंड करेगा और ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर एनास्टोमोसिस में हाई मोर्टेलिटी का चांस होता है। उसके बाद मोनोएमनियोसिटी जिसमें मोनोकोरियोनिक ट्विंस होते हैं वो पेरिनेटल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी हाई होती है उनके अंदर क्योंकि कोड प्रॉब्लम होती है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटाइज इनहिबिटर है वो यूरिन आउटपुट कम कर देता है और ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो जाता है इसकी वजह से। अब कैसे मैनेज करेंगे, तो एंटीनेटल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं कि जो प्री टर्म्स नियोनेट है उनकी डिलीवरी ना हो, IUGR ना हो, अगर है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, फीटल ट्रोमा ना हो और एक्सपर्ट नियोनेटल केयर अवेलेबल। उसके बाद डाइट, कैलोरी, प्रोटीन, मिनरल, क्योंकि ट्विंस है, ट्विन प्रेगनेंसी है तो ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, कैलोरी ज़्यादा चाहिए और आयरन भी ज़्यादा चाहिए तो इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। बेड रेस्ट और प्रॉपर एग्जामिनेशन मदर का ज़रूरी है, फीटल का भी ज़रूरी है और प्री टर्म डिलीवरी ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर टाइम पे हो और कई बार हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर लेते हैं ताकि फीटल मैचुरेशन जल्दी हो जाए। अब कैसे मैनेज करेंगे, तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन हो, मशीन हो, बेड रेस्ट प्रॉपर देना है मदर को, एनाल्जेसिक ड्रग का हम यूज़ करना है, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है, इंटरनल एग्जामिनेशन करना है, IV लाइन स्टार्ट करनी है और हमारे पास ब्लड अवेलेबल होना चाहिए और नियोनेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। अब जो फर्स्ट बेबी है उसको नॉर्मली जैसे हम डिलीवर करते हैं वैसे ही होगा, अगर ज़रूरी है तो फोर्सेप्स डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम एर्गोमेट्रिन फर्स्ट एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होने के बाद कभी भी एर्गोमेट्रिन नहीं देना है क्योंकि सेकंड बेबी पे रिस्क आ सकता है और प्रॉपर टाइम पे क्लैम्प करना है कोड को और कट करना है एटलीस्ट और बेबी को प्रॉपरली लेबल करना है। अब फर्स्ट डिलीवरी कंडक्ट होने के बाद हम कैसे करेंगे, हमें देखना है कि सेकंड बेबी का लाई, प्रेजेंटेशन, साइज और FHS कैसी। वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे कि कोड प्रोलैप्स ना हो। अगर लाई लॉन्गिट्यूडनल है तो हम क्या कर सकते हैं, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सिंटोसिन दे सकते हैं और इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन पुअर है तो 5 यूनिट्स देंगे और अगर फिर भी डिले है तो इंटरफेरेंस करेंगे। अब देखना है वर्टेक्स कैसा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो लो डाउन है तो फोर्सेप्स कर सकते हैं, हाई है तो CPD रूल आउट करना है। अगर ब्रीच एक्सट्रैक्शन है तो मतलब ब्रीच डिलीवरी है तो हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन करेंगे, वेंटोज कर सकते हैं। देन लाइट ट्रांसवर्स है तो एक्सटर्नल वर्जन, इंटरनल वर्जन कर सकते हैं। अब लेबर के टाइम पे अगर अर्जेंट डिलीवरी की ज़रूरत है सेकंड बेबी की तो किस कंडीशन में, अगर सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग हो, कोड प्रोलैप्स हो, IV एर्गोमेट्रिन अगर हम यूज़ कर रहे हो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के टाइम पे और अगर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर डिलीवरी हो या अगर फिटल डिस्ट्रेस है तो। अब अगर सेकंड बेबी की डिलीवरी में डिले है तो बर्थ वो कितने देर में कंप्लीट होनी चाहिए, 45 मिनट्स के अंदर फर्स्ट डिलीवरी के बाद। तो इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया और सेप्सिस हो सकता है। अब ये पूरा बताया हुआ है कि स्कीम ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें केयरफुल डिलीवरी फर्स्ट बेबी के जैसे हम करते हैं, कोड को क्लैम्प कर दिया, मिथार्जिन नहीं दिया और सेकंड बेबी को हमने नोट किया कि लॉन्गिट्यूडनल आई है कि ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है तो ARM और ऑक्सीटोक्सिन, डिले हुआ तो हम देखेंगे वर्टेक्स है कि ब्रीच है, वर्टेक्स है लो डाउन है तो फोर्सेप्स, हाई है तो वेंटोस, ब्रीच है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन, ट्रांसवर्स लाई है तो एक्सटर्नल वर्जन। अब थर्ड स्टेज मैनेजमेंट, तो हमें देखना है कि PPH ना हो तो उसको मिनिमाइज़ करना है, 0.2 mg हम मिथार्जिन अब देंगे और ऑक्सीटोक्सिन और प्लेजेंटा को डिलीवर करना है बाय कंट्रोल कोट्रैक्शन। ब्लड लॉस है अगर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ज़्यादा ब्लड लॉस है तो वो 2 आवर्स एटलीस्ट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी उसको कंटिन्यूसली में वॉच कर।
अब पोस्टनेटल पीरियड, तो हमें बेबी की केयर क्या करनी है, इमीडिएट केयर, बॉडी टेम्परेचर, जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं बेबी को वो सब, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मदर को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क एंग्जाइटी हो सकता है, नॉलेज डेफिशिएंट, रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, फीटल इंजरी का रिस्क, मैटरनल इंजरी का, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारे रिस्क हो सकते हैं, और सिजेरियन के भी रिस्क हो सकते हैं।